नमस्कार। सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्य हिंदी पर सिनेमा से जुड़ी अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा से जुड़ी तमाम गतिविधियों के बारे में, सिनेमा से जुड़े तमाम पहलुओं के बारे में, सिनेमा से जुड़े लोगों के बारे में, कलाकार, अभिनेता, अभिनेत्री, लेखक, पटकथा लेखक, निर्देशक, गायक, गीतकार, संगीतकार आदि-आदि के बारे में, क्योंकि हम मानते हैं कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज़ नहीं है, सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा के हर पहलू पर गंभीरता से निरंतर बातचीत होना बहुत आवश्यक है। आज अपने सिनेमा संवाद की इस कड़ी में हम याद करने वाले हैं हिंदी सिनेमा के एक बहुत ही लोकप्रिय अभिनेता को, जो अब हमारे बीच नहीं है। उनका नाम है ऋषि कपूर। ऋषि कपूर, जैसा कि हमारे दर्शक जानते होंगे जो भी फ़िल्मों के शौकीन हैं, एक बहुत लोकप्रिय अभिनेता थे, बहुत सफल स्टार थे और एक बहुत लंबे समय तक वो हिंदी सिनेमा में सक्रिय रहे और एक सफल नायक और एक स्टार की पारी के बाद उन्होंने चरित्र अभिनेता के तौर पर जब काम शुरू किया तो वहाँ पर अपनी प्रतिभा का एक अलग तरीके से उसकी एक अलग तरीके से छाप छोड़ी। आज हम ऋषि कपूर के सिनेमा को याद करेंगे, ऋषि कपूर के अभिनय के बारे में बात करेंगे। इसलिए भी ये बात करना बहुत ज़रूरी और एक तरीके से कह सकते हैं कि सामयिक है, क्योंकि ऋषि कपूर की जो पहली फ़िल्म थी, एक हीरो के तौर पर, नायक के तौर पर, बॉबी, उसकी रिलीज़ को 50 साल पूरे हो गए हैं। बॉबी 1973 में रिलीज़ हुई थी और आज 2023 में हम बॉबी की एक तरह से कह सकते हैं कि गोल्डन जुबली यानी यानी गोल्डन जुबली क्या उसको मतलब कहें कि 50 साल अर्धशती मना रहे हैं। तो बॉबी एक किस्म से कल्ट फ़िल्म थी, जिसने कि एक जो युवा प्रेम की अभिव्यक्ति होती है पर्दे पर, उसका पूरा एक व्याकरण बदल दिया था, उसकी पूरी एक अभिव्यक्ति का एक नया व्याकरण रचा था। तो क्या वो चीज़ थी जिसने ऋषि कपूर को इतना लोकप्रिय बनाया? क्या उनमें कोई करिश्मा था या वो सिर्फ़ शोमैन राज कपूर के बेटे होने की वजह से इतने पॉपुलर हो सके? क्या 25 साल तक लगातार जो वो एक रोमांटिक हीरो के तौर पर आते रहे, उसमें उनकी अपनी क्या काबिलियत थी या उस दौर की एक क्या निर्देशकों और अभिनेत्रियों का ही सहयोग था उनको? इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए इस मुद्दे पर बहुत कुछ ख़ास मेहमान मौजूद हैं, जिन्होंने सिनेमा के अध्ययन में, सिनेमा में ही अपना जीवन गुज़ारा है। मेरे साथ हिंदी सिनेमा के बहुत दिग्गज पटकथा लेखक कमलेश पांडे जी मौजूद हैं, जिनकी कलम से लिखी हुई तमाम फ़िल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचा है, बहुत चर्चित फ़िल्में रही हैं। मेरे साथ अजय ब्रह्मात्मज जी हैं। अजय जी बहुत वरिष्ठ फ़िल्म समीक्षक हैं, वर्षों से फ़िल्म पत्रकारिता में सक्रिय रहे हैं, कई किताबें लिख चुके हैं। मैथिली राव जी हैं, जो कि बहुत जानी-मानी फ़िल्म विश्लेषक हैं, अंग्रेज़ी में लिखती हैं लेकिन हिंदी के कार्यक्रमों में भी लगातार शामिल होती रही हैं हमारे सत्य हिंदी के पैनल में। और धनंजय कुमार जी हैं, जो कि फ़िल्म लेखक भी हैं, गीतकार भी हैं और फ़िल्म निर्देशन से भी जुड़े रहे हैं और फ़िल्म लेखकों की संस्था स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी भी हैं। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। कमलेश जी, मैं आपसे बात शुरू करना चाहूँगा। ये बहुत दिलचस्प बात है कि आज हम जब ऋषि कपूर को याद कर रहे हैं, तो जैसा मैंने कहा कि बॉबी की रिलीज़ को 50 साल पूरे हो गए और बॉबी एक ऐसी फ़िल्म थी जिसने कि बॉबी से पहले की जो प्रेम कथाएँ थीं, उनकी जो अभिव्यक्ति थी पर्दे पर, उसके बाद जो प्रेम कथाएँ आईं, उनके बीच में एक वाटरशेड कहना चाहिए, बॉबी खड़ी एक तरीके से, बहुत एक महत्वपूर्ण पड़ाव की तरह से। तो ऋषि कपूर का जो एक करिश्मा रहा है, क्या उसको आप इसी तरह का करिश्मा माने? क्योंकि हमने जो जैसे पूछा कि भई क्या था ऋषि कपूर का करिश्मा? कोई आदमी सिर्फ़ इस वजह से तो 25-30 साल तक टिक नहीं सकता कि हाँ, वो राज कपूर के बेटे थे। तो कुछ तो बात उनमें रही होगी। ये बात सही है कि उनको कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। ये बात उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखी भी है। जो उनकी आत्मकथा आई थी खुल्लम खुल्ला, उसमें उन्होंने लिखा कि भाई मेरे पास ऐसी कोई कहानी नहीं है कि मैं प्लेटफ़ॉर्म पर सोया हूँ या भूखा रहा हूँ वगैरह-वगैरह। लेकिन ये बात भी अपनी जगह सही है कि एक लंबी पारी खेलने के लिए सिर्फ़ किसी बड़े एक्टर का बेटा या किसी बड़े एक्टर का रिश्तेदार होना उससे ज़्यादा कुछ चाहिए। तो ऋषि कपूर में कुछ तो ऐसा रहा होगा। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने खुद एक बहुत लंबा समय बिताया है, आपकी कलम से निकली फ़िल्मों ने बहुत सारे लोगों को स्टार बनाया है। आपने बनते-बिगड़ते देखी हैं ऐसी कहानियाँ। तो आपसे मैं सबसे पहले शुरुआत करूँगा। आप बताएँ कि ऋषि कपूर के अभिनय को लेकर के, या बॉबी से शुरू करते हैं चलिए। बॉबी एक पटकथा लेखक के तौर पर आपकी बॉबी को लेकर के क्या प्रतिक्रिया रहेगी? और आगे ऋषि कपूर के अभिनय के बारे में? कमलेश जी। पहली बात तो ये कि सिर्फ फिल्म की जो कामयाबी है वो मेरे लिए मानदंड नहीं है कि भाई वो फिल्म याद रहे। बॉबी शायद एक
ठीक समय पे ठीक फिल्म के तौर पे आई, ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी उसकी कामयाबी की। तो मैं बॉबी को बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानता, बल्कि अगर अगर हम लव स्टोरी की ही बात करें कि बॉबी ने एक यंग लव स्टोरी की शुरुआत की, और उसमें अगर हम ऋषि कपूर की भूमिका की बात करें, तो मेरे ख्याल में जो लैला मजनू थी, फिल्म लैला मजनू, जिसमें उन्होंने रंजीता के साथ मजनू का रोल किया था, लैला मजनू में ऋषि का काम ज़्यादा बेहतर था बजाय कि बॉबी के, और बॉबी से भी बेहतर काम था। और जो मेरे दिल में जो सम्मान है ऋषि के लिए, जो आदर है, वो जो उनका काम था मेरा नाम जोकर में, उसका कोई नाम नहीं लेता, मगर मेरा नाम जोकर में ऋषि की संभावना दिखाई पड़ती है, उत्सुकता पैदा करती है कि ये सिर्फ राज कपूर का बेटा ही नहीं है, ये बहुत अच्छा एक्टर बन सकता है। मगर मुश्किल ये होता है कि हमारी हिंदी फिल्मों में अच्छे अभिनेताओं का ये दुर्भाग्य रहा है कि उनको जो रोल मिलते हैं उनकी संभावना के साथ न्याय नहीं करते। तो हो सकता है वो हीरो बन जाएं, बहुत लोकप्रिय हो जाएं, ऋषि कपूर भी हुए, मगर ऋषि कपूर, उनको जो भूमिकाएं मिली उससे बहुत बेहतर एक्टर थे, उनको मौके मिले नहीं। ये मैं मानता हूं कि उनका दुर्भाग्य था। सौभाग्य ये कि हाँ भाई, वो एक ऐसे परिवार से थे, दुकान चलती रही, क्योंकि हमारी हिंदी फिल्में डिमांडिंग नहीं होती। हिंदी फिल्में एक अभिनय के तल पे, और मैं तो कभी कभी मजाक में कहता हूँ कि हिंदी फिल्मों में एज एन एक्टर कामयाब होने के लिए आपको सिर्फ 3.5 एक्सप्रेशन आने जरूरी हैं, बस सिर्फ 3.5 एक्सप्रेशन। और जो भी अभिनेता ये 3.5 एक्सप्रेशन मैनेज कर लेता है वो कामयाब हो जाता है। थोड़ी बहुत दुकान उसकी निकल जाती है, और अगर उसके संबंध अच्छे हैं इंडस्ट्री में, लोगों से उसके कांटेक्ट हैं, सही लोगों से कांटेक्ट हैं, तो वो एक लंबी पारी भी खेल सकता है। क्योंकि हमारी फिल्में बिल्कुल डिमांडिंग नहीं होती रोल के हिसाब से, अभिनेताओं के हिसाब से। बहुत थोड़े से अभिनेता हुए हैं जिन्होंने इन सारी सीमाओं के बावजूद, सारी लिमिटेशंस के बावजूद कि उतनी डिमांडिंग नहीं है, फिर भी कुछ ऐसा दे के गए, जो उनके जो किरदार हैं, जो उनकी जो परफॉर्मेंस है, वो आज तक हमारे अंदर जिंदा है। एक दिलीप कुमार है, एक इरफान खान है, बलराज साहनी थे, संजीव कुमार थे, हाल की हाल की तारीख में मनोज बाजपेयी हैं, पंकज कपूर हैं, पंकज त्रिपाठी हैं। कुछ ऐसे ऐसे अभिनेता हैं कि इतनी सारी सीमाओं के बावजूद, जो 3.5 एक्सप्रेशन का दायरा है, उसके भीतर रहते हुए भी कुछ ऐसा दे जाते हैं कि आप उनको भूल नहीं पाते। इरफान है या दिलीप साहब है। अब देवदास बहुत लोगों ने किया है, शाहरुख खान ने किया है, दक्षिण में लोगों ने किया है, मगर क्यों हम आज भी अगर किसी को याद करते हैं देवदास के लिए तो दिलीप कुमार है। क्योंकि उस फिल्म में स्क्रिप्ट वही थी, हर बार जब बनी स्क्रिप्ट वही होती है, कहानी वही होती है। अब यह अभिनेता पे है कि उस कहानी के दायरे के भीतर वो ऐसा क्या दे के जाए कि लोगों की यादों में हमेशा जिंदा रहे। इरफान आज भी जिंदा है। इरफान के एक लुक में वो बात थी, रोल कैसा भी रहा हो इरफान के लिए, एक लुक, एक स्माइल, एक हिंट, एक इशारा आप भूल नहीं पाते। आज भी आप उसको याद करते कि वाह, इरफान ने क्या कमाल किया था। या पंकज कपूर है फॉर एग्जाम्पल, या मनोज बाजपेयी है। तो अच्छे अभिनेताओं का ये दुर्भाग्य रहा है कि हिंदी फिल्में जो हैं वो इतनी सीमाओं में बांध देती है वो 3.5 एक्सप्रेशन की, कि वो कभी भी अपनी उनकी जो अभिनय क्षमता है, उसकी संभावनाओं का इस्तेमाल नहीं हो पाता। और ये हम लोगों की बदनसीबी है, ये हमारा दुर्भाग्य है। ये एज ए दर्शक की तरफ हमारा दुर्भाग्य है कि हमें उन संभावनाओं का कि कहाँ जा सकती थी, कहाँ पहुंच सकती थी, क्या मिल सकता था, वो अब कभी हमें नहीं मिलेगा। जी। मेरे लिए वो जो है वो ज्यादा बहुत बड़ा वो दुर्भाग्य है। ये बहुत बहुत बड़ी वो एक अद्भुत घटना है कि एज एन ऑडियंस, एक दर्शक की
के तौर पे हम लोग ठगे गए। हिंदी सिनेमा ने हमें ठगा है, क्योंकि हिंदी सिनेमा हमें वो नहीं दे पाया जो जिसकी संभावना उन अभिनेताओं में थी। और आज भी वही हाल है। आज भी कुछ लोग हैं, सच में उनमें अंदर संभावना है, हृतिक है, एक आध और लोग हैं, मगर नहीं, उनको ले दे के वही 3.5 एक्सप्रेशन वाला एक ढांचा मिलता है, उनके अंदर ही उनको परफॉर्म करना पड़ता है। कमलेश जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। मैं चाहूंगा कि आप ये 3.5 एक्सप्रेशन की गुत्थी जरा हमें हमारे दर्शकों के लिए खोल दें, क्योंकि वो ये जानना चाहेंगे कि 3.5 एक्सप्रेशन क्या है। आपने कई बार इसका जिक्र किया, इसलिए मेरे मन में उत्सुकता हुई कि ये मैंने इसकी गुत्थी को आप खोलें। आप एक मैंने दिग्गज पटकथा लेखक हैं। ये मैं एक्चुअली ये जुमला जो है ना, हम ऋषि वो कपूर की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जी, हाँ, प्लीज। ये जो जुमला है मुझे मिला था दिलीप साहब से। अच्छा। जब मैं उनके साथ मैं सौदागर लिख रहा था, तो ऐसे ही एक्टिंग पे बात हो रही थी। मेरी एक उत्सुकता थी कि आपकी देवदास को ही हम क्यों याद करते हैं। हम बाकी लोगों की देवदास को याद, सागल की देवदास है, मिस्टर जो बंगाल के थे पीसी बरुआ, उनकी बरुआ, देवदास, हाँ जी। बरुआ की देवदास है, साउथ के अभिनेताओं की देवदास है, लगभग सबने देवदास किया हुआ है, दक्षिण के अभिनेताओं ने। पर हम दिलीप कुमार की देवदास को ही क्यों हमेशा याद रखते हैं। तो उन्होंने मजाक मजाक में मुझे ये कहा कि यार वो हमारी फिल्में जो हैं वो इतनी डिमांडिंग नहीं होती, वो ले दे के 3.5 एक्सप्रेशन जो है उसमें दुकान चल जाती है, काम चल जाता है, और हमेशा अधिकांश लोग जो हैं उसी में अपने दुकान उनकी चलती रहती है। तो वो जुमला मुझे वहां से मिला, और मैंने इस्तेमाल किया अपने इंटरव्यूज में, तो मुझे बहुत गालियां भी मिली उसके लिए, खासतौर से अभिनेताओं से। मैंने कहा ठीक है, ये मेरा अपना नहीं है, ये मुझे किसी कहीं और से मिला था। तो वो है कि बेसिकली वो एक लिमिट होती है कि भाई एक हंसना होता है, एक रोना होता है, एक गुस्सा होना होता है, ये 3 एक्सप्रेशन, और आधा एक्सप्रेशन कहीं कोई इमोशनल मोमेंट आ जाए खामोशी का, तो वो आधा उसका होता है। तो बेसिकली यही होती है, यही सीमाएं हैं, ये 3 एक्सप्रेशन जो है, हंसना, रोना, गुस्सा होना, और एक इमोशनल मोमेंट जो है कभी बहन के लिए या माँ के लिए या किसी के लिए, बस उस पर दुकान चलती रहती है। तो हमारे बहुत सारे अच्छे अभिनेता हमारी फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में, मैं हिंदी फिल्मों की बात करूंगा, वो वो हमें जो वो दे सकते थे उससे हम लोग वंचित रह गए, और इसका कसूर हमारी इंडस्ट्री पे है, हमारी जो हिंदी सिनेमा है उसके ऊपर इसका इल्ज़ाम जाता है कि उन्होंने हम जो दर्शक हैं उन्हें धोखा दिया, उन्हें ठगा, जो हमें मिल सकता था वो हमें नहीं मिला। अब जैसे ऋषि की बात है, ऋषि में बहुत संभावनाएं थी एज एन एक्टर। मैं एक या दो बार शायद मिला हूं उनसे बस, मगर उनकी जो 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 बातचीत हुई, अब एक बार हमारे एसोसिएशन के जो अवार्ड फंक्शन होते हैं, जो हम लेखकों को देते हैं, सिर्फ गीतकारों और लेखकों को, तो उसमें उस साल मेरे ख्याल है विजय आनंद को की परिवार को अवार्ड देने के लिए वो आए थे ऋषि कपूर फंक्शन में, और वहाँ मैं चूंकि ऑफिस बेरर था तो कुछ मेरी बातचीत हुई थी, एंड आई फाउंड हिम सो इंटेलिजेंट। आमतौर पे हिंदी फिल्मों के एक्टरों से आप ऐसी उम्मीद नहीं रखते, बट दैट मैन वाज रियली इंटेलिजेंट, एंड मुझे बहुत अफसोस हुआ कि ये बेचारा कहाँ फंस गया, ये हिंदी फिल्मों में कहाँ फंस गया, और सिर्फ इसलिए फंस गया क्योंकि राज कपूर का बेटा था। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये उसका दुर्भाग्य था कि हाय, राज कपूर का बेटा होने के नाते वो हिंदी फिल्मों में फंस गया। मैं मानता हूँ कि फंस गया, वो बहुत कुछ दे सकता था। ही वॉज ए मच बेटर एक्टर देन द रोल्स गिवन टू हिम। आखिर आखिर में थोड़ी बहुत उन्हें मौके मिले, जैसे एक फिल्म आई थी मुल्क, हाँ, ऐसी एक दो और फिल्में थी, मगर ये सारी फिल्में जो हैं वो वो पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाई, उनके अंदर जो भी था। वो कमजोरी स्क्रिप्ट की रही होगी, वो कमजोरी डायरेक्टर की रही होगी कि नहीं निकाल पाया, स्क्रिप्ट में उतना दम नहीं था, मगर रोल में संभावना थी, मगर वो संभावना वहीं खत्म हो गई। तो ये मैं इस ढंग से देखता हूँ ऋषि को कि एक बहुत अच्छा एक्टर, बहुत कामयाब, बहुत जो कामयाब तो हुआ, मगर
जो वो दे सकता था वो नहीं दे पाया। और जी, जो हम बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने सर, बहुत और ये महत्वपूर्ण बात कही कमलेश जी और आपने। ये नुकसान हमारा है, ऋषि का नहीं है। ये जी, नुकसान हमारा है एज एन ऑडियंस। जी, जी। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। अजय जी, मैं आपके पास आता हूँ। कमलेश जी ने जो बात कही कि हिंदी सिनेमा का ढाँचा कुछ ऐसा है कि इसमें जो प्रतिभाशाली अभिनेता हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा कुछ करने को रहता नहीं है। वो जो 3.5 एक्सप्रेशंस की उन्होंने बात कही, तो ऋषि कपूर के संदर्भ में जो उनकी टिप्पणी है, मैं चाहूँगा कि आप उसमें अपनी तरफ से क्या जोड़ना चाहते हैं, आप जोड़ें। ये ख़ास तौर से ये देखते हुए कि जैसे बॉबी का ज़िक्र हुआ, तो बॉबी जो है उसको आज 50 साल बाद भी एक कल्ट फ़िल्म का दर्जा हासिल है। मतलब वो ये माना जाता है कि हाँ, वो जो एक युवा विद्रोही प्रेम जो था और उसने वो एक रवायत शुरू कर दी थी कि हाँ, लड़के जो है वो बॉबी मोटरसाइकिल और घर से भागना और ये सारी चीज़ें वगैरह-वगैरह। उसमें कहीं न कहीं एक एक क्लास स्ट्रगल वाली बात भी थी, क्योंकि उसको ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखा था। वो फ़िल्म जो है वो बड़ी दिलचस्प मतलब उसकी टीम बहुत दिलचस्प थी राज कपूर की। तो आप उन तमाम चीज़ों को देखते और जो बात अभी कमलेश जी कह रहे थे कि ऋषि कपूर को मौके नहीं मिले, मुझे याद है मैंने उनकी आत्मकथा जो है वो खुल्लम खुल्ला जो किताब उन्होंने लिखी थी, वो पढ़ी थी और वो उसमें उन्होंने लिखा है कि हाँ, मुझे भी लगा एक समय के बाद कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। मैं बहुत बस वही स्वेटर पहन के अलग-अलग तरह के और इधर-उधर बस खाली नाच रहा हूँ पर्दे के आगे, कुछ मतलब कुछ करने के लिए है ही नहीं। तो वो ऊब गए थे। इसलिए मैं बाद में जो उनको कैरेक्टर रोल्स मिले, उन्होंने उसको बहुत अच्छी तरह से उसको उन्होंने लैप अप किया एक तरीके से और अलग-अलग तरह की भूमिकाओं में अपनी छाप छोड़ी भी, जैसा कि कमलेश जी ने मुल्क का ज़िक्र किया। तो आपका जो है वो क्या इंप्रेशन है उनकी एक्टिंग के बारे में, ऋषि कपूर के बारे में? नमस्कार सभी को। और मैं कमलेश जी की धारणाओं से थोड़ा सा असहमत हूँ और मैं चाहूँगा इस पर थोड़ी बात करना। और ऋषि कपूर का महत्व है, जरूर है, और हमारे सामने वे एक बड़े एक्टर के तौर पर सामने आते हैं। आप याद करें कि 73 में उनकी फिल्म आती है और 73 में ही अमिताभ बच्चन की भी फिल्म आती है जंजीर, जहाँ से एक एंग्री यंग मैन शुरू होता है और बॉबी से एक रोमांटिक हीरो भी आता है। बॉबी के बाद ऋषि कपूर उस दौर में जबकि एंग्री यंग मैन का रुतबा चल रहा था और उसकी सारी फिल्में देखी जा रही थी, अपने को बचाए रखा, बनाए रखा, उनको फिल्में मिलती रही, एक रोमांटिक लीड लेकर वे आते रहे और हम सबको पसंद आते रहे। भले ही जिस स्वेटर और मफलर से वे ऊब गए थे, वही स्वेटर और मफलर दर्शकों को पसंद आते थे। उनका नाचना, उनका गाना, उनका प्रफुल्लित मिजाज, ये सारा पर्दे पर जो दिखता था वो पसंद आता था और इसी से वो लगातार चलते चले गए। ऋषि कपूर को मैं भारतीय संदर्भ में नेपोटिज्म का सबसे बड़ा उदाहरण मानता हूँ और यहाँ से शुरुआत होती है, बड़ी शुरुआत होती है राज कपूर के बेटे होने की वजह से। हालांकि रणधीर कपूर उसके पहले आ चुके थे और ये ऋषि कपूर उसके बाद आया, लेकिन राज कपूर ने जिस तरीके से उनको लॉन्च किया और जो उनको स्वीकृति मिली चारों तरफ से, वहां से ये नेपोटिज्म की धारणाएं या परिवारवाद की धारणा बहुत पुष्ट तरीके से हमारे सामने आती है। ऋषि कपूर को जो काम मिला, ऋषि कपूर जिस तरीके से चले, उसके पीछे कहीं ना कहीं कपूर खानदान का होना बहुत लाजमी था। यहाँ आप थोड़ा सा फर्क कर सकते हैं कि रणधीर कपूर भी उसी परिवार से आए थे, लेकिन रणधीर कपूर नहीं चले थे। तो वही इनकी मौलिक प्रतिभा नजर आती है, यही इनकी जो मौलिक कह लें एक अलग सी प्रतिभा थी वो दिखती है, जिसके दम पर ये इतने लंबे समय तक चल पाए। बतौर एक्टर मैं उनको बहुत उच्च कोटि का अभिनेता नहीं मानता और इस धारणा को तो मैं बिल्कुल नहीं मानता कि उनको मौके नहीं मिले। होता क्या है कि अभिनेता खुद चुनता है कि उसको क्या करना है, और ऋषि कपूर ने जो फिल्में की हैं उनसे जबरदस्ती नहीं करवाई गई हैं, उन्होंने खुद चुनी थी वो सारी फिल्में और उनकी वही समझ थी। तो एक अभिनेता की समझ भी काम है। दिलीप कुमार अगर बेहतरीन फिल्म कर सके और कम फिल्में की लेकिन बेहतरीन अदाकारी की, तो ये दिलीप कुमार की समझ थी, या आज मनोज बाजपेयी की समझ है, या आज पंकज त्रिपाठी की समझ है। अभिनेता तो उसी दायरे में काम कर रहा है और जो 3.5 इमोशन की बात है, उसी 3.5 इमोशन में काम कर रहा है, लेकिन वो चुन क्या रहा है, वो क्या करना चाह रहा है। बाद में जो उन्होंने थोड़ी सी प्रतिभा दिखी या लोगों को लगता है कि प्रतिभा है, वो जब बुजुर्ग हो गए, जब उनके पास मेन लीड नहीं रहा, तब वे ऐसी फिल्में करने लगे। और इसलिए वहां दिखता है कि अलग सा कुछ, ये अलग दिखने में भी ये बात इसलिए हम दर्शकों के दिमाग में काम करती है कि अब तक उनको वो रोमांटिक रोल में देखते रहे थे, एक हाई फाई किस्म के लड़के के, एक अमीर शहजादे के तौर पे देखते रहते थे।
लेकिन जब ये ऐसी फिल्में आई तो इसमें एक साधारण रियल लाइफ किरदारों के तौर पे देखा उन्होंने, तो उनको ये बात झटके में बड़ी अच्छी लगी कि अरे ऋषि कपूर ने ये काम किया यार, कितना अच्छा काम किया। मैं इसको कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानता है। यह एक एक्टर का चुनाव था जो जिसके पास काम नहीं था और उसने काम की तलाश में ऐसी फिल्मों को किया है। हाँ, इसी में चूंकि वे एक औसत से बेहतर अभिनेता थे, मैं उनको उच्च कोटि का अभिनेता फिर से कह रहा हूँ नहीं मानता मैं, औसत से बेहतर अभिनेता थे, इसलिए वे जमे रहे और टिके रहे और लोगों को पसंद आते रहे। हम यहाँ पे यह भी न भूलें कि जब कलाकार होता है तो उसका निजी जिंदगी में किरदार क्या होता है उसको भी साथ में रखना चाहिए। हमारे सामने जो फिल्मी हस्तियां रही हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां रही हैं जिनका हम उल्लेख बार बार करते हैं, उनके बरक्स अगर ऋषि कपूर को देखें तो निजी जिंदगी में बहुत ही क्रूर व्यक्ति के तौर पर आते हैं, एक पुरुषवादी परिवार से नजर आते हैं, एक अपना पौरुष दिखाते हुए एक जो पुरुष अहंकार होता है उसमें दिखते हैं वो। अपने बेटे के साथ उनका संबंध बहुत खराब था, अपनी पत्नी के साथ उनका संबंध बहुत खराब था, एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री को उन्होंने काम नहीं करने दिया, यह सभी जानते हैं। और उनकी मृत्यु के बाद वही अभिनेत्री फिर से पर्दे पर आ रही है और लोगों को पसंद आ रही है। इस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए हमें जब हम किसी व्यक्ति पर बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, उनके इंतकाल के तुरंत बाद ऐसी बात नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब 3 साल गुजर गए हैं, अब तो उस व्यक्ति का मूल्यांकन होना चाहिए। और जो खुल्लम खुल्ला उनकी किताब है उसमें बहुत सारी चीजें खुल्लम खुल्ला नहीं है। यहाँ संदर्भ बस मैं उदाहरण दे दूं कि 1973 में बॉबी के लिए जो पुरस्कार उनको मिला था, जिसे उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि 30,000 रुपये में खरीदा था, और जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन से उनके संबंध थोड़े से खराब हो गए थे और वो बाद तक बने रहे। और जो इनका गुस्सा जायज भी है एक तरीके से कि बाद की फिल्म में जहाँ वे अमिताभ बच्चन के साथ आते हैं वो सारी क्रेडिट अमिताभ बच्चन लेके चले गए या उन्हीं को दिया गया, ऋषि कपूर को नहीं मिला। तो ऋषि कपूर एक जटिल कॉम्प्लेक्स चरित्र हैं, अभिनेता हैं, उस पर भी हमें विचार करना चाहिए और इस तरीके से भी देखना और सोचना चाहिए। उनकी फिल्में बहुत सामान्य फिल्में हैं, बहुत साधारण उच्च कोटि की फिल्में नहीं हैं। और फिल्मों के इतिहास में 100 साल के बाद ऋषि कपूर की कितनी फिल्में वहां रह जाएंगी, एक बॉबी जरूर रहेगी, तो उससे एक बड़ी घटना शुरू होती है, लेकिन उसके बाद उनकी कौन सी फिल्में ऐसी आएगी जो रखा जा सके। और मैं ये बिल्कुल नहीं मानूंगा कि उनकी प्रतिभा का उपयोग नहीं हो पाया, उनकी उतनी ही लिमिटेड प्रतिभा थी जिसका भरपूर उपयोग हुआ। शुक्रिया। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया अजय जी, आपने अपनी बात जो रखी। मैं हालांकि जो आपने उनकी किताब का जिक्र किया और उनके व्यक्तित्व के बारे में जिक्र किया, मैंने जो कि उनकी आत्मकथा पढ़ी है खुल्लम खुल्ला, और मुझे दरअसल कम से कम वो पढ़ने के बाद ये लगा कि इस व्यक्ति ने जो कुछ भी लिखा है अपने बारे में उसमें काफी ईमानदारी। हो सकता है आपके पास कुछ ऐसी जानकारियां हो जो मतलब एक सामान्य पाठक या दर्शक के पास ना हो, तो वो एक अलग मसला है। लेकिन जो मैंने देखा, जैसा कि आपने उनके बेटे और उनकी पत्नी का जिक्र किया, रणबीर कपूर ने उस किताब का में भी लिखा है उनके बारे में, और नीतू सिंह ने भी उनके बारे में लिखा है, और ऋषि कपूर ने खुद लिखा है कि वो एक सख्त किस्म के, मतलब वो ऐसे पिता नहीं है कि जो अपने बेटे के साथ बैठ के शराब पिए, या मतलब जो आजकल के चलन होता है, या उतने लिबरल हो जाए। तो उन्होंने अपनी उन चीजों को माना है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये सारी चीजें भी मानी है कि किस तरीके से नीतू सिंह के साथ जो भी उनका संबंध रहा है वो ओवर द ईयर्स, वो उपाय कैसे वो इम्प्रूव हुआ वगैरह वगैरह, वो सारी बातें। मुझे जो चीज उस किताब में अच्छी लगी वो ये कि उन्होंने अपने बारे में कोई छद्म नहीं रचा, या कोई चीज ऐसा नहीं है कि जो अपने आप को लार्जर देन लाइफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे उन्होंने लिखा एक जगह कि मैंने मतलब मैं सिगरेट पीता था, आरके स्टूडियो के एक मेकअप मैन से सिगरेट मांग करके मैंने कुछ छुट्टे लिए, उसने मेरे पिताजी को बता दिया तो उन्होंने मुझे झन्नाटेदार झापड़ दिया। वो मतलब राज कपूर ने उनको झापड़ मारा कि तुमने सिगरेट क्यों पी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मतलब मैंने उसके बाद भी मैंने सिगरेट पीना नहीं छोड़ा। तो वो अपने आप को ऐसा नहीं, उन्होंने कोई अपने आप को देवता दिखाने की कोशिश की हो या महामानव दिखाने की कोशिश की हो। वो बार बार एक जगह कहते हैं कि भाई हाँ ठीक है, मेरे अभिनेत्रियों से लेकर के जो मेरे संबंध थे उसको लेकर के भी जो इनसिक्योरिटी कहीं कुछ आती है। जैसे उन्होंने लिखा है कि भाई नीतू सिंह जो है वो डिम्पल कपाड़िया और उनको लेकर के, यानी सागर में जब वो दोनों साथ आए तो उसको लेकर के नीतू सिंह के मन में थोड़ी इनसिक्योरिटी पैदा हो गई थी कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि जो बॉबी के दौरान इनकी लोकप्रियता थी, जो उनके संबंधों की अंतरंगता थी, प्रगाढ़ता थी, उस तरह का कुछ शुरू हो जाए। बहरहाल आपने जो बात कही है वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मैथिली जी के पास चलता हूँ। मैथिली जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा ऋषि कपूर के बारे में जब हम बात कर रहे हैं और बॉबी को एक रेफरेंस के तौर पर लेकर के चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए बॉबी एक कल्ट फिल्म है,
लेकिन बॉबी के अलावा ऋषि कपूर ने बहुत सारी ऐसी फिल्में की हैं जो एक किस्म से जिसको हम सोशल फिल्में कहते हैं, यानी जिसको कहें बड़े घर की बेटी, घर की इज्जत और तमाम सारी ऐसी फिल्में जो कि विमेन डोमिनेटेड फिल्में कहलाती हैं हमारे यहाँ। जैसे नगीना जो श्रीदेवी की फिल्म थी जो कि सुपर हिट हुई, उसमें ऋषि कपूर का रोल जो है वो एक मतलब पेरिफेरल रोल था, वो तो श्रीदेवी का किरदार था। या चांदनी ले लीजिए, चांदनी में ऋषि कपूर का रोल पेरिफेरल रोल है। उसके बावजूद वो जो है वो अपने आप को कहीं ना कहीं उस फिल्म में उस तरह की फिल्मों में अपने आप को निभा ले गए। तो क्या हम सिर्फ ये माने कि वो एक बहुत ही औसत किस्म के एक्टर थे, या जो बात अजय जी ने कही कि नेपोटिज्म का एग्जाम्पल है, तो नेपोटिज्म वाली बात है, या कहीं ना कहीं ये भी था कि भाई ठीक है उनमें उनमें एक किस्म की उनमें किस्म का एक ऐसा भाव था या कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ तो था जो कि वो इतने सालों तक टिके रहे। यानी अमिताभ बच्चन के दौर में भी टिके रहे, और शाहरुख खान जब आए तब भी शाहरुख खान के साथ उन्होंने दीवाना फिल्म की, इसमें दिव्या भारती हीरोइन थी। ऋषि कपूर को मतलब ये क्रेडिट तो मिलता ही है कम से कम कि बहुत सारी नई लड़कियों को उन्होंने लॉन्च किया एज ए हीरोइन, चाहे वो काजल किरण हो, चाहे शोभा आनंद हो, चाहे दिव्या भारती हो। आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, उसकी खास बात थी उसकी चार्म। वो चार्म उस कान बी क्रिएटेड, वो इनेट होती है ना। तो ये चार्म उसके करियर बरकरार रखी है मेरे हिसाब से। और बॉबी, बिकॉज आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम योर लीड पेपर वर लाइक टीनेजर्स। टीनेज लव स्टोरी में यू डोंट हैव 30-year-olds प्लेइंग कॉलेज स्टूडेंट्स और टीनेजर्स, तो उसकी वो रिफ्रेशिंग क्वालिटी थी, इसीलिए वो इतनी ऐसे कल्ट फिल्म जैसे बनी है। और एक चीज है इसमें, क्लास डिफरेंसेस भी थे उसमें, मगर उसमें द चार्म इतना उभर के नहीं आया जब बाकी फिल्म, एस हिंट ऑफ मिस्चिफ एंड चार्म एंड बेसिकली नाइस बॉय, प्रिटी बॉय जैसा था, यू नो, a pretty nice boy, थोड़ा decent kind of a person है। मगर उसने एक फिल्म जो एक कनाडा फिल्म की रीमेक थी, जहरीला इंसान, जहरीला इंसान था या जहरीला आदमी है? हाँ, जहरीला इंसान, बिल्कुल। बॉबी के तुरंत बाद जो उन्होंने फिल्म की थी जहरीला इंसान, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो तो उसकी, वो कनाडा में वो फिल्म बहुत बड़ी मानी जाती है कि एक जो प्रिकर्सर ऑफ न्यू वेव सिनेमा इन कनाडा फिल्म्स, उसका पुट्टना कनगल उसका नाम था। उसके 2 हीरोज में दोनों बहुत बड़े कामयाब हुए लेटर, तो वो कनाडा फिल्म्स में एक लैंडमार्क मानी जाती है। मगर उसका रीमेक सक्सेसफुल नहीं हुआ। आई थिंक पीपल का अभी भी ना उसका थी कि ये चार्मिंग लवेबल बॉय, नॉट द बॉय नेक्स्ट डोर, अ रिच बॉय। तो ऐसा कि ना एक कंफर्म, एक इमेज के लिए कंफर्म सीमित था। मगर जब ये जहरीला इंसान आई उसमें तो पब्लिक ने उसे पसंद नहीं की। और आप जैसे बोलते कि नो ही वाज ऑलवेज द सेकंड हीरो, थर्ड हीरो विथ अमिताभ बच्चन, और 2 हीरो फिल्म्स बहुत बनाए। प्रेम रोग तो अलग था, मगर उसमें भी इट इज अ वुमन डोमिनेटेड स्टोरी उसमें भी। तो आई थिंक ही हैड फॉर they say the Kapoor Khandan typifies the male chauvinism of the industry. उससे होकर भी he kept himself open to these what do you say, थोड़ा peripheral roles जैसे। मगर मुझे मैं कैमले जी से सहमत हूँ कि एज एन एडोलेसेंट मेरा नाम जोकर में द ऑकवर्डनेस, वो अपनी आइडेंटिटी के लिए और इमोशनल एक्सप्रेशन, वो जो एंग्स्ट जो आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, वो पोर्ट्रे करना बहुत मुश्किल है। और कोई हिंदी फिल्म्स वो एस्पेक्ट कभी ज़्यादा उसको एक्सप्लोर नहीं करती है। तो वो उससे शुरू होकर मुझे उसकी सेकंड इनिंग्स में ही इज अ डिसेंट एक्टर कि 2 दूनी 4 से शुरू हुई है, मिडिल क्लास दिल्ली हाई स्कूल टीचर, और नीतू सिंह भी उसमें काम की थी। उसमें तो द राइटिंग वाज गुड कि यू कुड आइडेंटिफाई विद दैट कैरेक्टर एंड द होल फैमिली की प्रॉब्लम्स यू कुड अंडरस्टैंड एंड हिज मॉरल डायलेमा कि वो, क्योंकि to go ahead bribe लूं या नहीं, but the conscience comes back in the end. So it's slightly formulaic, but still there was so much of everyday reality थी वो फिल्म में।
सो उधर से उसका आई मीन ऋषि कपूर का सेकेंड इनिंग्स शुरू हुआ है एंड आई लाइक्ड हिम इन थोड़ा ओवर एक्टिंग कपूर एंड सन्स अगेन अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ फिल्म दैट shows the not the happy family but brothers के बीच में you know sibling rivalry, parents unhappy marriage, उसमें he was the cheerleader for that family क्योंकि थोड़ा जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे, तो थोड़ा डिप्रेसिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द फिल्म, his over the top performance, मगर that was liked. I mean, he was stayed in character उस फिल्म में. But I think जो फिल्म मुझे बाद में इतनी यादगार रही थी कि ये अग्निपथ, द सेकेंड अग्निपथ was a terrible bad film. मगर उसमें उसका the totally negative character of Rafiq Lala. Rauf Lala. वो तो it was chilling कि that a person could be so affable दिखने में and warmth he radiates, मगर उसके अंदर इतनी क्रूरता है कि इस बात को ऋषि कपूर ने खुद लिखा है जी। आप जो कह रहे हैं ना, ये ऋषि कपूर ने उन्होंने खुद ताज्जुब जताया। उन्होंने कहा है, किताब में उन्होंने लिखा है अपनी, कि करण जौहर और करण मल्होत्रा जो कि फिल्म के निर्देशक थे, उन्होंने कहा कि भाई ये मुझे उनको क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने मेरे भीतर वो चीज देख ली, और मेरा जो उन्होंने जिस तरीके से गेटअप किया, उसके बाद मैं खुद मुझे लगा कि अरे ये क्या कमाल हो गया। तो ये वाकई में बहुत दिलचस्प बात थी जी। आप अपनी बात जारी रखें मैथिली जी, प्लीज। हाँ, और एक मैंने खुल्लम खुल्ला पूरा नहीं पढ़ा है मेरे पास, कि आई थिंक इट वाज बैडली रिटन, क्योंकि इट वाज डिक्टेटेड कि रेपिटेशन सब हो रहे थे उसमें। तो मैंने एक्चुअली जस्ट ग्लांस थ्रू द फिल्म। मुझे तो एक्चुअली फिल्म ऐसा बायोग्राफीज ऑफ यू नो होल, इट हैज टू बी टोटली ऑनेस्ट। कोई ऐसा नसीरुद्दीन शाह की किताब, यू नो, उसके कंपैरिजन से मुझे खुल्लम खुल्ला इट लीव्स मी वेरी डिसअपॉइंटेड कि मैंने आधा में छोड़ दिया है, फिर जब भी टाइम है तो मैं बाद में पढ़ूंगी। आई मीन दैट शोज द डिफरेंट कैलिबर एंड क्वालिटी ऑफ द पीपल। मगर एक फिल्म जो 102 नॉट आउट जो अमिताभ के साथ फिल्म किया है उनका, दोनों का, कि उसमें अमिताभ का कैरेक्टर द फादर, बट ही इज वेरी एक्सट्रोवर्ट, अभी भी बहुत जिंदा दिली है उसमें, और उनके कंपैरिजन से ये अपने बेटे के लिए तरस रहा है जो बाहर है, कांटेक्ट ज्यादा नहीं है। तो यू नो वो कॉन्ट्रास्ट ऑफ टू ओल्ड मैन, वो बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है। आई मीन इट्स सपोज टू बी फ्रॉम अ प्ले, मगर ये पूरा एक घर के अंदर सीमित था, and more like an emotional conflict inside the inner conflict in a वो space में picturesque किया गया था। तो उसमें मुझे अमिताभ का तो over the top over acting था, उसमें ऋषि कपूर was more restrained। वो restraint जो आप उनके साथ जुड़ते नहीं, you don't associate restraint with his earlier performances। I mean, उसके पहले आपने, मैं इसका बात जिक्र, कपूर एंड सन्स में भी he was a little over the top, but इसमें that restraint of staying within that character, that was very interesting, as was I think two best films for me later was दो दूनी चार और 102 नॉट आउट as far as performances go। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है धनंजय जी। जी जी, शुक्रिया मैथिली जी। मैं आपके पास फिर आऊंगा। धनंजय, आपके पास आते हैं। जो बात कमलेश जी से लेकर के मैथिली जी तक सबने कही कि हाँ कुछ ना कुछ, एक तो उनके अंदर चार्म था ऋषि कपूर के अंदर, और दूसरी बात है कि जो परफॉर्मेंस का मामला है, तो जिस तरीके के उनको रोल मिले, शायद जैसे कि अजय जी ने कहा कि भाई वो ऐसे कोई बहुत प्रतिभाशाली एक्टर नहीं थे, इतने महान अभिनेता नहीं थे कि हाँ वो किसी रोल के भीतर कुछ ऐसी संभावनाएं तलाश लें कि उसको यादगार बना दें। तो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि एक बहुत लंबे समय तक उन्होंने एक रोमांटिक हीरो की पारी खेली है, मतलब 1973 से लेकर के अगर हम देखें तो ऋषि कपूर जो है वो कैरेक्टर एक्टर के तौर पर सामने आए थे। मेरे ख्याल में 2000 में फिल्म आई थी राजू चाचा। तो राजू चाचा से एक तरीके से उनकी वो कैरेक्टर एक्टर वाली इमेज शुरू होती है। उससे पहले वो लगातार, यानी कि 97-98 के आसपास वो दरार और याराना जैसी फिल्में आ रही थी उनकी, जिसमें माधुरी दीक्षित के साथ वो हीरो बन रहे थे और जूही चावला के साथ हीरो बन रहे थे, और वो फिल्में, मतलब माधुरी दीक्षित और के साथ उनकी फिल्में सफल नहीं रही, लेकिन जूही चावला के साथ उनकी बोल राधा बोल जैसी कई फिल्में हैं जो सफल रही हैं। तो एक सफल फिल्म देना
और सफल फिल्म का जो एक व्याकरण है, उस जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में लगातार फिट होते रहना, यानी दामिनी जैसी पिक्चर भी है। तो वहां पर ऋषि कपूर के अभिनय पक्ष को आप किस तरह से देखते हैं? जैसे अभी मैथिली जी ने कहा कि 102 नॉट आउट और 2 दूनी 4 जो उनकी सेकंड इनिंग में, मुझे लगता है सेकंड इनिंग में अग्निपथ भी एक रोल एक है, और उसके अलावा मुल्क एक ऐसी फिल्म है जो कि शायद मतलब फिल्म के तौर पर भी एक पाथ ब्रेकिंग फिल्म है, और एक एक्टर के तौर पर ऋषि कपूर को अगर लंबे समय तक याद रखा जाए तो हाँ, मुल्क एक ऐसी फिल्म है। हालांकि बीच के दौर में मुझे याद पड़ता है उन्होंने एक ऐसी एक फिल्म की थी, एक चादर मैली सी, जिसमें हेमा मालिनी के साथ उनकी वो जो इकलौती फिल्म है जिसमें बतौर हीरो उनको कहा जा सकता है, और जो कि राजेंद्र सिंह बेदी का जो नॉवेल है उसके ऊपर बेस्ड थी। तो आप किस तरह से देखते हैं ऋषि कपूर की इस पूरी अभिनय यात्रा को? किस तरह से आप उनका आकलन करेंगे? क्या करिश्मा था उनका? करिश्मा ये था कि जो मैथिली जी ने कहा कि चार्मिंग फेस था, सुंदर दिखते थे। और जो आपने कहा दूसरी पारी में भी मुझे वही ऋषि कपूर याद आते थे, जो यंग ऋषि कपूर। तो कभी मुझे उस तरह कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पे लगे नहीं। मैं जब भी उनकी फिल्मों को देखता था, बाद की फिल्मों की, जैसे मुल्क वगैरह का जिक्र किया आपने, तब भी मुझे ऋषि कपूर वही लगते रहे, जो प्रेम रोग में थे या जो लैला मजनू में थे, उस तरह के ऋषि कपूर। और जितनी आपने बात की कमलेश जी ने जो कहा उससे भी मैं सहमत हूँ, और अजय जी ने कहा उससे भी सहमत। कमलेश जी ने कहा कि जिस तरह की फिल्में उस दौरान बन रही थी, तो उनके साथ खड़े थे अमिताभ बच्चन, और अमिताभ बच्चन की फिल्मों के सामने दूसरा आदमी खड़ा है उस फिल्म में, अपने आप में ये बहुत बड़े अभिनेता की पहचान है। तो अमिताभ बच्चन का जो करिश्मा था उसमें तो कोई दूसरा एक्टर जो है खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन कहीं कमजोर हमें नहीं दिखाई पड़ते। फिर मैं बोलूँ कि एक फिल्म आई थी, और आप जिक्र नहीं किए हैं कोई, हम दोनों एक फिल्म आई थी बिल्कुल, नाना पाटेकर के साथ में, बहुत शानदार फिल्म, मुझे अच्छी लगी थी। मतलब मैं शानदार तो क्या कहूँ, लेकिन हाँ मुझे अच्छी लगी थी वो फिल्म, बिल्कुल। नहीं, मुझे अच्छी लगी थी। और मैं बोलूँ कि नाना पाटेकर को एक अलग किस्म के एक्टर के तौर पे जाना जाता है, लेकिन उस नाना पाटेकर पे भी कई दृश्य में वो मुझे भारी लगे। पर्सनली मुझे लगा एक्टर यहाँ दिखाई पड़ता है ऋषि कपूर। नाना पाटेकर के सामने भी कई ऐसे सीन हैं, और बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है, कॉमेडी भी है और वो तमाम चीज़ें। फिर मैं जिक्र करूं कि जो एक फिल्म आई थी मेरा नाम जोकर का तो जिक्र कर दिया, उसके लिए नेशनल अवार्ड भी मिला था उनको। कूली को अगर आप देखिए, कूली एक फिल्म थी अमिताभ बच्चन के साथ, ये कहीं कमजोर नहीं दिखाई पड़ते हैं अमिताभ बच्चन से ऋषि कपूर। फिर मैं बात कहूँ अमर अकबर एंथोनी की बात कीजिए, अमर अकबर एंथोनी भी जो है कहीं कमजोर मुझे नहीं दिखाई पड़ते। फिर कभी कभी की बात कीजिए, तवायफ की बात कीजिए, नसीब की बात कीजिए, सरगम की बात कीजिए, ढेर सारी फिल्मों की बात मैं कर दूँ तो मुझे। लेकिन एक ये है कि जिस तरह के वो हीरो तो रोमांटिक हीरो माने गए, लेकिन रोमांटिक हीरो में जो एक अदाकारी होती है, तो अगर आप रोमांटिक हीरो की बात करते हैं हिंदी सिनेमा में, तो दो प्रमुख नाम आते हैं आपके सामने, एक देवानंद आते हैं और दूसरे आते हैं राजेश खन्ना। लेकिन दोनों में देखिए, दोनों में अदा थी। ऋषि कपूर में वो अदा ढूंढने जाइए तो नहीं मिलती। तो एक जो उसका अपना होता है वो दिखाई नहीं पड़ता है। और वो जो बॉबी में जिस तरह से थे ऋषि कपूर, वही बॉबी के ऋषि कपूर को कैरी करते रहे आगे भी जाकर। मुझे कहीं बॉबी से अलग नहीं दिखते। या लैला मजनू बहुत बड़ा उसका उदाहरण है, लैला मजनू से आगे वो नहीं दिखाई पड़ते ऋषि कपूर। और वही ऋषि कपूर, वो चाहे आपने साजन की बाहों में कहें या घर परिवार की बात कही और फिल्मों की बात कही, उन तमाम फिल्मों में उसको रिपीट करते ही देखे। अब एक और महत्वपूर्ण बात है कि जैसा कि कमलेश जी ने कहा कि हिंदी सिनेमा में एक विशेष दायरे में हिंदी सिनेमा में, और ये दुर्योग भी कहें कि जब ऋषि कपूर का आगमन हुआ था तब सिनेमा एकदम टाइट हो गया था, स्टार के कब्जे में चला गया था। और जैसे कि 50s और 60s की, जब कई आपके प्रोग्राम में भी कई बार बात हुई 50 और 60s की फिल्मों की, तो वहाँ सिनेमा में उस तरह के किरदार होते थे, अलग किरदार होते थे, और एक्टिंग कराने वाले डायरेक्टर होते थे। डायरेक्टर भी बड़े सूझबूझ वाले, वो एक्टर को एक्टर मानते थे, वो स्टार नहीं मानते। लेकिन 70s के दशक में जो लोग आए, वो ज्यादातर वो आए जो एक्टर को स्टार मानते थे, और उनके लिए स्टार का समय बहुत महत्वपूर्ण होता था। कि सेट पे हमने बहुत बार देखा कि सेट पे जो है एक्टर, अरे यार ठीक है, हो गया ना, अब इसके आगे क्या, वही पब्लिक तो वही है ना, वो ताली बजाने वाली और विसिल मारने वाली, कोई गंभीर एक्टिंग देखने वाली पब्लिक नहीं है। डायलॉग सही आ गया ना, हाँ हो गया। तो उस तरह के जो एक्टर है कि एक्टर का टाइम बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अच्छा, ऋषि कपूर जो है, एक और मैं ऋषि कपूर में देख पाता हूँ कि वो कभी इस तरह का उन्होंने प्रयास भी नहीं किया कि मुझे ऐसा एक्टर दिखना है। उन्होंने भी प्रयास नहीं किया। जैसा कि अजय जी ने कहा, वो बड़े कैजुअल से रहे और काम करते रहे।
क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह के परिवार से आए उसमें उनके अंदर वो एक मतलब एक्टर बना दिए गए, एक्टर बनने की चाहत एक होती है कि समझिए जैसा अजय जी ने किताब लिखी और इरफान खान की एक्टर करते हैं, तो इरफान खान एक्टर बनने आए थे, ऋषि कपूर एक्टर बनने नहीं आए थे। वो भाई भतीजावाद तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं उसको मानता ही नहीं हूँ भाई भतीजावाद को। और जब पब्लिक की बात करते हैं तो भाई भतीजावाद से तो देवानंद अपने बेटे को बना सकते थे, ऐसे ढेर सारे एक्टर हैं जो अपने, खुद राज कपूर दूसरे बेटों को नहीं बना पाए। तो उस व्यक्ति में अपनी भी काबिलियत होती है तभी चलता है। कोई बहुत बड़ा, अब उदय चोपड़ा को नहीं बना पाए यश चोपड़ा एक्टर, है ना, जबकि यश चोपड़ा बड़े महान डायरेक्टर माने गए, कई एक्टर उनकी फिल्मों में अच्छे रोल किए और चर्चित हुए। तो मैं बोलूं कि जो ऋषि कपूर थे, जिस तरह का हिंदी सिनेमा रहा, उस हिंदी सिनेमा के लिए फिट एक्टर थे। और रोमांटिक जितेंद्र से तो मुझे अच्छे लगते हैं। आप जितेंद्र की बात करते हैं, तो जितेंद्र से तो मुझे ज्यादा अच्छे एक्टर लगते हैं। वो एक्टर मुझे कहीं एक्टर नहीं लगे। लेकिन अब एक जो है सौभाग्य मानिए दुर्भाग्य मानिए कि जो स्टार वाली फिल्में बनती रही जिसमें 2 या 3 स्टार रहे हमेशा, ऋषि कपूर उस दौर में आए और उस दौर के टॉप फिल्मों में रहे। वो चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा हो, चाहे कोई और एक्टर हो, सबके साथ उन्होंने काम किया और कहीं निराश नहीं किया। मैं एक जो स्ट्रेट लाइन बोलना चाहता हूँ कि कहीं वो निराश नहीं करते कि अरे यार ये इसे कोई दूसरा एक्टर होता ना तो बड़ा अच्छा कर देता। वो कभी कभी में भी देख लीजिए, है ना। तो एक चादर मैली सी में मुझे देख लीजिए, एक चादर मैली सी में मुझे अच्छे लगते हैं, हालांकि मैं लैला मजनू से आगे उसको भी नहीं मानता हूँ। तो कमलेश जी की बात जो 3.5 वाला तो बिल्कुल सही है, हिंदी सिनेमा में वही होता है। दूसरी बात, हिंदी सिनेमा जो है वो एक्टरों के लिए फिल्म नहीं बनाता है। हिंदी सिनेमा फिल्म बनाता है कॉमन ऑडियंस के लिए, जो कमर्शियल सिनेमा है। और कॉमन ऑडियंस के पास जो है वो विश्लेषण करने की क्षमता नहीं है जिस तरह की विश्लेषण हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं। और उस तरह के विश्लेषण करने की क्षमता वाली फिल्में देखने जाएंगे तो कॉमन ऑडियंस उसको निगलेक्ट कर देता है कि चलो यार। तो ये जो ऋषि कपूर थे उस तरह के सिनेमा जो आप देखिए ना, भाग करके आ गए, नसरुद्दीन साहब भी भाग के आ गए थे कि अरे यार क्या इस तरह की फिल्में करते रहना, हमको कमर्शियल फिल्म करना है। और कमर्शियल फिल्म में वो सक्सेस नहीं हासिल कर पाए बहुत बढ़िया एक्टर होने के बाद भी, जो ऋषि कपूर को सफलता हासिल थी। ऋषि कपूर जो है उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हाँ, उनका कोई मैनरिज्म नहीं था, उनकी कोई विशेष छाप नहीं थी, लेकिन रोमांटिक हीरो के तौर पे या एक जो है एज हो जाने के बाद भी जो है उससे आपको प्यार करने को मन करता है, आपको छूने का मन करता है ना। तो आपने जो कहा कि ढेर सारी लड़कियां उनकी फिल्मों में इंट्रोड्यूस हुई, उसकी वजह यही रही। शायद राज कपूर भी इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने जब फिल्में बनाई, जब भी ऋषि कपूर को लेकर के, तो नई नई लड़कियों को इंट्रोड्यूस किया। चाहे वो प्रेम रोग से, प्रेम रोग भी मुझे अच्छी, खराब फिल्म मुझे नहीं लगती है। एक्टर कभी मुझे उस तरह नहीं लगा कि ऋषि कपूर ने कोई बड़ी खराब एक्टिंग कर दिया। नहीं, प्रेम रोग तो अच्छी फिल्म थी और उसमें एक सोशल मैसेज भी था, वो एक अच्छी सोशल मैसेजिंग वाली फिल्म थी। मैं एक्टर के तौर पर बात कर रहा हूँ, मैसेज तो है बिल्कुल इसमें कोई, मैं तो बड़ी अच्छी फिल्म मानता हूँ उसको, क्या कहते हैं, प्रेम रोग। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऋषि कपूर के अभिनेता के तौर पर जब चर्चा करेंगे तो 1 to 5 में तो नहीं गिन पाएंगे, लेकिन ऋषि कपूर को भुलाया भी नहीं जा सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको ये नहीं कहा जाता कि यार बेकार एक्टर था, उसको लोग धोते रहे, वो नहीं कर सकते। एक्टर था जो आपको लुभाता था। अब सागर भी देख लीजिए, सागर में कमल हसन बड़े एक्टर के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन ऋषि कपूर मुझे नहीं लगता कि सागर में दोनों जब साथ खड़े होते हैं तो अरे यार कमजोर एक्टर है। तो वो एक्टर, हाँ, उन्होंने विशेष प्रयास नहीं किया कि मेरी एक्टिंग कुछ ऐसी हो जो यादगार हो जाए, वैसा उन्होंने प्रयास नहीं किया, किसी फिल्म में नहीं दिखाई पड़ता है। उस तरह की उनकी तैयारी भी कभी नहीं रही कि वो चले गए झोपड़पट्टी इलाके में या मछुआरे के इलाके में या फलाने के इलाके में और उन्होंने देखा कि वो लाइफ स्टाइल उनका क्या है, किस तरह के मैनरिज्म इस्तेमाल करते हैं, किस तरह के डायलॉग डिलीवरी इस्तेमाल करते हैं, किस तरह का टोन लेते हैं, वो सब कुछ नहीं किया। लेकिन जो कॉमन कमर्शियल फंडा है वो ऋषि कपूर को आता था। वो आप कुली भी देखते हैं तो देखिए ना कितना कमाल लगता है ना। बड़ी जबरदस्त फिल्म कुली भी देखते हैं तो अगर समझिए वो आंखें एक फिल्म आई थी जिसमें गोविंदा और अमिताभ बच्चन थे, तो उससे कम कहीं मुझे नहीं लगता, बल्कि उससे ज्यादा बड़ी फिल्म मुझे लगती है कुली, जब आप अमिताभ बच्चन को और देखते हैं ऋषि कपूर को, है ना। वो जो गाना था उसकी कितना कमाल, मतलब प्लस एक जो और था ऋषि कपूर में जो अंडरलाइन नहीं हुआ, मुझे लगता है अच्छे डांसर भी थे, उनमें रिदम था डांस को लेकर के। बाद में गोविंदा को तो बढ़िया डांसर कहा गया, जितेंद्र को तो जंपिंग जैक कहा गया, लेकिन ऋषि कपूर उस दौर में अच्छे डांसर थे। क्योंकि हिंदी सिनेमा में अच्छे डांसर वाले हीरो नहीं रहे, तो उस मामले में ऋषि कपूर ज्यादा बेहतर थे, है ना।
उन्होंने वैसे अपने आप को, धनंजय जहां तक मेरी जानकारी है, वो खुद अपने आप को कोई बहुत उत्कृष्ट डांसर नहीं मानते थे। हाँ, ये जरूर था कि उन्होंने अपने कई इंटरव्यूज में उन्होंने ये बात कही कि लोगों को लगता है कि साहब मुझे डफली बजाना बहुत अच्छा आता है, मैं गिटार अच्छा बजा लेता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। उन्होंने बहुत साफ साफ कहा था कि मुझे कुछ नहीं आता। और उनकी खास बात ये थी कि वो कैरी कर ले जाते थे, जिसको हम कैरी करना कहते हैं ना अंग्रेजी में, वो कैरी कर ले जाते थे बहुत बढ़िया तरीके से स्क्रीन पर। आपने किताब पढ़ी है उनकी? आप जी, बॉबी का मैंने संस्मरण पढ़ा था, बॉबी में उन्होंने जिक्र किया कि वो डांस डायरेक्टर, वो कहते थे राज कपूर कि तुम करो, इस पे कैसे कर सकते हो। तो वो जो है राज कपूर ने जो खुद से किया, जो अपनी लाइफ में उन्होंने खुद किया, वो उन्होंने हमेशा एक्टरों से चाहा कि आप इस पे खुद कैसे परफॉर्म करते हो, वो देखो। तो उस तरह से डांस को मत लीजिए कि जिस तरह से गोविंदा की बात करते हैं, मैंने तो कहा वो, लेकिन जो उस समय हीरो थे उसमें बेहतरीन मुझे लगते हैं रिदम में, कि उनके जो स्टेप्स है, ठीक है डांस डायरेक्टर जो बता रहा है वो कर रहे हैं या जो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने रिदम जो होता है उसको बड़ा मेंटेन किया, और कहीं ये नहीं लगता कि इसको डांस नहीं आता है। किसी फिल्म में मैंने ऐसा नहीं लगा कि डांस नहीं आता है। जी, तो मैं नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बहुत अच्छी आप जो कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छी म्यूजिकल फिल्में दी हैं, जैसे कि हम किसी से कम नहीं और कर्ज जो है उसका उत्कृष्ट उदाहरण है कि किस तरह से वो एक म्यूजिकल फिल्में थी और जिसमें उनका एक रॉक स्टार पर्सोना जो है सामने आता है, जमाने को दिखाना है, कर्ज और ये इस तरह की फिल्में जो थी, वो बहुत अच्छा उन्होंने उस पर काम किया। कमलेश जी, आपके पास वापस आते हैं। ये जो बात हमारी अब तक पहुंची है, उसमें जो ऋषि कपूर के बहाने से, दरअसल हम लोग ऋषि कपूर की बात करते करते आपने जो बहुत बढ़िया जिक्र किया था 3.5 एक्सप्रेशन वाला, और 70s के सिनेमा की बात, तो मैं आपसे मतलब आपके पास लौटा हूं इसलिए कि आपसे ये समझूं कि भाई जो 70 के दशक का सिनेमा था, खासतौर से अगर ऋषि कपूर के संदर्भ में समझे, तो यहाँ जैसे अजय जी ने नेपोटिज्म की बात कही, लेकिन क्या ऐसा नहीं था कि राज कपूर के बेटे होने की वजह से उनको एक सख्त किस्म की ट्रेनिंग मिली शुरुआत में? जैसे कि अभी इन्होंने, धनंजय ने जिक्र किया, बॉबी का जिक्र किया, जो डांस वाला सीक्वेंस था उसमें उन्होंने कहा कि भाई ऋषि कपूर को लगता था कि डांस डायरेक्टर सब कुछ कर देगा, मुझे बता देगा मुझे क्या करना है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम अपने आप बताओ, करके दिखाओ। तो जो थी कि चैलेंज करना एक्टर को, और चैलेंज करके उसको सीखने के लिए, सिखाने के लिए प्रेरित करना, तो वो चीज जो थी शायद उनके साथ लगी रही, जिसको लेकर के ऋषि कपूर बाद में अपने बयानों में कहते भी थे आजकल के एक्टर्स के बारे में कि आजकल के एक्टर्स जो है वो मतलब अपनी बॉडी के मसल्स तो बहुत बनाते हैं, लेकिन एक्टिंग के मसल्स बनाने में दिलचस्पी नहीं है उनकी। क्या कहेंगे आप? पहली बात तो ये कि उनकी जो सबसे बड़ी कमजोरी या मान लें या दुर्भाग्य कह लें कि ही वॉज ऑलवेज ए डायरेक्टर्स एक्टर। उनके अंदर अपने आप में खुद इंडिपेंडेंट एक सोच अपने अभिनय को लेके या अपने किरदार को लेके ऐसा कुछ नहीं था। उदाहरण के लिए उनकी एक फिल्म जिसका जिक्र किया मैथिली ने, 2 दूनी 4, मैं मानता हूं कि एक एक्टर के तौर पर ये ऋषि की सबसे महत्वपूर्ण फिल्म है। मुझे पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है। देखिए जी, और उस फिल्म में जैसे ऋषि ने अपने आप को ढाला, एक टिपिकल मध्यम वर्गीय, वो दिल्ली वाला है, और खुद उनकी वाइफ ने, नीतू ने भी, दोनों ने, और उनके 2 बच्चे हैं। दैट फिल्म ज़ैप्ड मी कि अरे ऋषि ये भी कर सकता है, देन व्हाई कुडंट ही डू इवन मोर देन दिस। रोल मिलता है, इसलिए मैंने कहा ना कि संभावनाओं की बात है। अब ठीक है, आप लोगों ने अग्निपथ का उदाहरण दिया, 102 नॉट आउट का। अगेन बात वही है कि ही वॉज डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्टर्स कि कौन मुझसे क्या काम निकालता है, ले लेता है। उनके खुद के अंदर ये कोई खोज नहीं थी कि यार व्हाट अबाउट दिस। ही वॉज नॉट ए ट्रेन्ड एक्टर। मुश्किल ये था कि ही वॉज नॉट ए ट्रेन्ड एक्टर। वो ही डिडंट गो टू NSD और FTII। वो घर का जैसा, घर की मुर्गी जैसा उनको एक्टर बना दिया गया कि चलो यार तुम एक रोल कर लो। बल्कि जब वो अवार्ड देने आए थे FWA में, तो मैं उनके साथ, हम लोग साथ में बैठे थे, तो मैंने कहा कि तो तुम्हारी एक ही बड़ी गलती हुई है ऋषि, यू शुड हैव डन रीमेक ऑफ आवारा जब तुम्हारी उम्र थी। जब तुम्हारी उम्र थी यू शुड हैव डन द रीमेक ऑफ आवारा, राज कपूर की। और then he agreed कि हाँ यार मतलब it's too late, अभी he was already 60+ at that time when we met। लेकिन हाँ एक गलती हुई। मैंने कहा तुम्हारा RK स्टूडियो था यार,
You had whole studio, you had production house, you had everything, you had money. You could have easily done a remake of Avara, starring yourself in the same role. And what a story Avara is, and what a script Avara is. तो ये है कि ही ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्टर्स एंड द राइटर्स, जो भी माहौल था, क्योंकि ही वॉज नॉट ए ट्रेन्ड एक्टर। एक ट्रेन्ड एक्टर जो होता है वो इन्वेस्टिगेट करता है, वो अपना मोटिवेशन ढूंढता है, वो अपनी खोज करता है कि ये मैं मेरा किरदार क्या है, कहाँ से आ रहा है, द फिल्म में अपीयर होने के पहले उसकी क्या कहानी है, उनके साथ क्या क्या हो चुका है, जब वो पहली बार स्क्रीन पे दिखता है उसके पहले क्या क्या हो चुका है, आगे क्या होने वाला है। तो ये जो पूरी जर्नी होती है एक रोल की जर्नी, किरदार की जर्नी। मगर मुश्किल ये है कि हमारे यहाँ हाल ये है कि शूटिंग के लिए आ जाए तो बहुत है, शूटिंग के लिए आ जाए अपने टाइम पे तो एक्टर मतलब महान एक्टर, जैसे अमित जी को मानते हैं कि भाई वो हमेशा बराबर टाइम से आते हैं इसलिए वो महान एक्टर हैं। तो हमारे यहाँ तो अगर एक्टर टाइम से आ जाए, ऋषि कपूर जैसा एक्टर, तो समझो कि आपका सौभाग्य है। तो बाकी चीज़ों के लिए समय कहाँ है कि खोजने के लिए या तलाश करने के लिए, या एक भूख जो होती है कि हाँ मैं एक्टर, यार मुझे कुछ और भी करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि उनके पास ऐसी सुविधा नहीं थी, सुविधा थी, नाम था, पैसा था, संभावनाएं थी, वो किसी को भी बोल सकते थे ऐसी फिल्म लेके आओ, ऐसी फिल्म बना के लाओ। तो ठीक है, अपना अपना व्यक्तित्व होता है, उनकी कमजोरियां होती हैं व्यक्तित्व की, हम सबकी हैं, तो ऋषि कपूर की भी थी। तो उनकी कमजोरियों के लिए उनको वहाँ पर हम इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि उन्होंने ऐसा क्यों किया या वैसा क्यों किया। हम कौन होते हैं, हम ये सवाल पूछने वाले कौन होते हैं, उन्होंने ये क्यों नहीं किया, वो जैसे थे वैसे थे। पर अभी मेरा वही पॉइंट है कि हाँ संभावनाएं थी और संभावनाएं सच नहीं हो सकती, और उसमें कुछ हद तक वो खुद जिम्मेदार थे और कुछ हद तक हमारा जो व्यवसाय है, फिल्म इंडस्ट्री जो है, हिंदी सिनेमा, वो जिम्मेदार है। जी कमलेश जी बहुत धन्यवाद। अजय जी मैं आपके पास आता हूँ। बात जो संभावनाओं की है, जो भी कमलेश जी ने कही वो अपनी एक जगह, लेकिन मैं ऋषि कपूर का एक और व्यक्तित्व, उनके एक और पहलू जो देखता हूँ तो मुझे बहुत हैरानी होती है कि वो अपनी अभिव्यक्तियों में, यानी जो एक्टिंग के यानी पर्दे के बाहर के जो उनके एक्सप्रेशन थे, खासतौर से अभी जो सोशल मीडिया जब से शुरू हुआ और वो लगातार सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर तो बहुत ही एक्टिव रहते थे, और मतलब रोज रात को उनका ये था कि ट्वीट कर देना कुछ, और वो अपनी जो पसंद नापसंद है उसको बहुत खुल करके कहने से कभी भी मतलब कभी हिचके नहीं, चाहे वो पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस हो आज के जमाने में, जबकि एक्टर्स जो हैं वो बहुत सोच समझ करके किसी पॉलिटिकल पर्सन के बारे में या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में या पॉलिटिकल पार्टी के बारे में अपनी राय रखते हैं, पक्षधरता की बात जहां तक करते हैं, वो तो इस मामले में बहुत ब्लंट थे एक तरीके से कहा जाए। तो क्या इसको मतलब ये हम माने कि उनके व्यक्तित्व में एक किस्म की जो पुराने जमाने वाली बात थी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ये नहीं कहा कि मैं तो बहुत टेक्नो सेवी आज के जमाने का हिसाब किताब, वो अपने आप को हमेशा मानते थे कि भाई वो जो 50s की पैदाइश वाले इंसान हैं और वो जमाने के हिसाब से जरूर चल रहे हैं, लेकिन वो उनकी अपने आप को ओल्ड स्कूल वाला मानते थे। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए उनका सोशल मीडिया वाली जो छवि है वो बिल्कुल अलग है, और बाद के दिनों में जब वो 55 क्रॉस कर गए हैं, जब फिल्मों में काम नहीं था उनके पास और जब कुछ भी दांव पर नहीं लगा हुआ था, तो वो बहुत मुखर हो गए थे, और उसके बाद से वे लगातार स्टेटमेंट दे रहे थे। मैं यहाँ उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं जो उनके साथ रही हैं और वो सचमुच चुभती हैं आपको। जैसे नवाज को लेके जो उनका स्टेटमेंट था, सोशल मीडिया पे ही था, बहुत ही गंदा स्टेटमेंट था, और ये कहीं ना कहीं उच्च कुल के अहंकारी अभिनेता थे ऋषि कपूर, और मानते थे कि मैं कपूर खानदान का हूं। अपने एरोगेंस को उन्होंने कबूल भी किया है। जी, तो नहीं, कबूल कर लेना आदमी की खूबसूरती मैं नहीं मानता, आप में वो गलती है। आप एक उम्र के बाद सारी चीजें कबूल कर ले, हाँ मैंने तुमको थप्पड़ मारा था, हाँ मैंने तुमको गाली दी थी, अरे तब तो आपने गाली दे दी थी ना, आप इंसान अच्छे नहीं हैं, बाद में आप भले ही माफी मांग ले उस बात के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ऋषि कपूर में कहीं एक अहंकारी अहमन्य व्यक्ति था जिससे उनके प्रतिभा संकुचित हुई, और वो सीमित प्रतिभा के व्यक्ति थे। वो चूंकि राज कपूर के बेटे थे और इंडस्ट्री में एक रसूख था, नेटवर्किंग थी उनकी, उनको काम मिलता रहा।
एक सामान्य अभिनेता होता, आज का अभिनेता होता तो उसको काम नहीं मिलता, उसके पास इतनी फिल्में नहीं होती। हाँ, जो फिल्में उनको मिली हैं उन फिल्मों में क्या उन्होंने अदाकारी की, उन्होंने कमाल किया। दो दूनी चार, मैं लेखक की खूबी मानता हूँ, कमलेश जी भी मानेंगे। मुल्क निर्देशक की खूबी मानता हूँ, अभिनेता तो वही है वो जो एक खराब फिल्म में करते हैं, और एक अगर सही लेखक न मिले, सही निर्देशक न मिले तो कुछ नहीं कर पाते हैं। अभिनेता के अपने भी गुण भी होने चाहिए ना। दिलीप कुमार सामान्य से सामान्य निर्देशक के साथ भी फिल्म करते हुए अपना कमाल दिखाते हैं। खुद अमिताभ बच्चन ऐसा करते हैं, साधारण कोटि के निर्देशकों और लेखकों के साथ काम करके। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत है और इस चीज का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। हम वाह 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 और सब कुछ बढ़िया, सब कुछ हरा हरा देखने के चक्कर में हम व्यक्तित्व का मूल्यांकन, व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों का मूल्यांकन नहीं कर पाते। अब ये वक्त है कि हम थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए और चीजों को देखना शुरू करें, और फिर हम किसी सही निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि हिंदी फिल्मों के इतिहास में 50 साल का जो समय ऋषि कपूर ने हिंदी फिल्मों को दिया, उन 50 सालों में ऐसा क्या महत्वपूर्ण वे कर पाए। मैं तो सबसे बड़ा दोष देता हूँ आरके फिल्म्स को बंद करवाने में ऋषि कपूर की बहुत बड़ी भूमिका है। एक पूरी परंपरा, एक पूरी विरासत खत्म हो गई। इन ऋषि कपूर सबसे पॉपुलर थे, सबसे ज्यादा लोगों के बीच रसूख था इनका। ये चाहते तो आरके फिल्म चल सकता था, लेकिन इन लोगों ने नहीं पर ख्याल किया उस बात का। तो ये सारी चीजें भी देखना पड़ेगा हमें कि भाई एक व्यक्ति ने अपने अहंकार में, अपने व्यक्ति के, अपने आत्म केंद्रित स्वभाव की वजह से किसका किसका नुकसान किया। बेटे को जो तकलीफ दी उन्होंने, अपने पत्नी को जो तकलीफ दी उन्होंने, बाद में माफी मांग लेने से, बाद में स्वीकार कर लेने से वो चीजें बदल नहीं जाती। वो आपकी बात अपनी जगह ठीक है। मैं, आपने जो बेटे वाली बात कही, तो मुझे अभी आप बात कर रहे थे तो मुझे याद आ रहा था, जब रणबीर कपूर बर्फी फिल्म में उन्होंने काम किया तो ऋषि कपूर ने कहा ये क्या बर्फी और पेड़े जैसे नाम, तो ये सब क्या है, ये सब किस तरह की फिल्म में तुम काम कर रहे हो। जग्गा जासूस के लिए उन्होंने बहुत जो निर्देशक थे अनुराग बासु की बहुत आलोचना की थी, और रणबीर की भी बहुत आलोचना की थी कि तुम इस तरह की फिल्मों में काम कर रहे हो, ये क्या। बहुत नाराज हुए थे वो, कैमरे पर उनकी नाराजगी जो है वो रिकॉर्डेड है कि वो इस तरह की फिल्में बन रही, मतलब रणबीर कपूर, उनको लगता था कि रणबीर कपूर का इससे उनकी सोच और समझ जाहिर होती है कि फिल्मों को लेकर उनका अपना दृष्टिकोण मतलब मैं ये मानूंगा, मैं ये भी कहूंगा जय जी की ये कहीं ना कहीं जो उस जिस दौर के वो थे, मतलब वो एक, आप जो जिस वैल्यू सिस्टम की आप बात कर रहे हैं वो ये बात सही है, लेकिन उनकी ईमानदारी इस बात में थी कि उन्होंने इस चीज को कभी छिपाया नहीं। मतलब जो अभी, और जो मैथिली जी ने आत्मकथा वाली बात कही थी, और उन्होंने नसीरुद्दीन शाह की बात की, आपने भी नसीर का जिक्र किया था। मुझे लगता है देवानंद की जो ऑटोबायोग्राफी है रोमांसिंग विद लाइफ, वो भी बहुत ईमानदारी से लिखी गई किताब है, बहुत ईमानदारी से लिखी गई किताब, और बहुत ही अच्छी। मतलब उसके मुकाबले में मैं मानूंगा कि जो दिलीप कुमार की जो आत्मकथा है एक तरीके से, वो उतनी अच्छी नहीं है, वो उतनी उसमें उतनी ईमानदारी नहीं है जिस तरह से देवानंद ने सुरैया से अपने प्रेम का जिक्र किया है, जितनी तन्मयता के साथ में, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि कैसे मैंने अंगूठी फेंक दी, कैसे मैं रोया, कैसे क्या कुछ हुआ, वो सारी बातें उस तरह से दिलीप कुमार ने नहीं लिखा है मधुबाला के बारे में। वो छुपा गए वो सारी तमाम चीजों को। तो ये सारी बातें हैं अपनी जगह, बिल्कुल सही आपने कहा। और ये बहुत दिलचस्प है कि हम एक अभिनेता के बारे में जब बात करते हैं जो आज हमारे बीच नहीं है, उसके काम को याद करते हुए हम एक पूरे दौर को और बहुत सारी जो एक वैल्यू सिस्टम है जो वो एक्टर अपने साथ कैरी करता है, हम उसके बारे में भी बात कर रहे होते हैं। तो दर्शक जिन्होंने इस बातचीत को सुना है, उनको सिर्फ ऋषि कपूर के एक्टिंग के बारे में नहीं, बल्कि एक जो पूरा वैल्यू सिस्टम है, एक पूरे दौर का जो सिनेमा है, उसके बारे में भी कुछ अंदाजा लगा होगा, ऐसी हमें उम्मीद है। ये बहुत दिलचस्प बातचीत हुई, और हमने बातचीत में इरफान का भी जिक्र किया। ये भी इत्तेफाक है कि आज 30 अप्रैल को हम ऋषि कपूर को याद कर रहे हैं, ठीक एक दिन पहले इरफान हमसे बिछड़ गए थे, और 29 अप्रैल को। तो दो अच्छे अभिनेता, जो मतलब इरफान का एक बहुत यादगार काम है और वो लंबे समय तक याद रहेगा। ऋषि कपूर का अभिनय की दृष्टि से उनसे तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक उन दोनों ने साथ साथ काम भी किया डी-डे नाम की एक फिल्म में। तो ये हमने उनको याद किया। और इत्तेफाक से एक और बात अभी बात करते करते याद आ गई, आज दादा साहब फाल्के की जन्म जयंती है। आज दादा साहब फाल्के की जन्म जयंती है। तो ये भी एक बात है कि सिनेमा संवाद में जब हम बात कर रहे हैं तो हमने एक अभिनेता पर चर्चा करते हुए एक पूरे दौर की बात की,
और उस दौर के सिनेमा को समझने की कोशिश की, और कैसे जो कमलेश जी की बात बहुत महत्वपूर्ण थी कि हमारा सिनेमा जो है वो किस तरीके से संभावनाओं को समाप्त करता है, या जो लिमिटेड एक्सप्रेशन वाली बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दर्शक अगर इस चीज को समझेंगे, इसका मर्म समझेंगे, तो उनको सिनेमा को समझने में बहुत आसानी होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस बहुत दिलचस्प बातचीत के लिए, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस बातचीत को देखा सुना। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।